नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। नागपुर से अमरावती आ रही एक बुलेरो गाड़ी MH31FC 5010 में 7.5 किलो सोना पकड़ा गया, जिसकी कीमत 5 करोड़ 22 लाख बताई जाती है। इसी के साथ 18,29,000 मूल्य रुपए की चांदी भी पकड़ी गई। चुनाव अधिकारी और नागपुरी गेट पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। नागपुरी गेट पुलिस नाका पर जांच के दौरान यह वाहन पकड़ा गया। जानकारी के अनुसार लॉजिस्टिक कंपनी द्वारा मुंबई से सोना नागपुर लाया जाता है। नागपुर के इतवारी बाजार में सप्लाई किया जाता है। पुलिस और चुनाव की टीम दस्तावेजों की जांच कर रही है। वाहन में चालक, सुरक्षा रक्षक व अन्य एक सहित कुल 3 लोग थे। चुनावी आचार संहिता के दौरान सोने चांदी की इतनी बड़ी खेप पकड़े जाने से क्षेत्र में चर्चा का वातावरण तैयार है। विधानसभा चुनाव को लेकर जारी आचार संहिता के तहत पुलिस द्वारा की जाती निगरानी और चौकसी के दौरान अमरावती शहर में आज एक बार फिर 3 करोड़ 1 लाख रुपए की नगद रकम बरामद की गई। 3 कैश वैन में लदी इस नगद रकम को शहर पुलिस के स्पेशल स्क्वाड ने सावनपुरा चौक, शाम चौक और चौधरी चौक परिसर से जब्त करते हुए अपने कब्जे में लिया। विगत 2 दिनों के दौरान यह अपनी तरह की 2 बड़ी कार्रवाई है और कल भी अमरावती शहर के शाम चौक परिसर से पुलिस द्वारा 2 करोड़ 46 लाख रुपए की नगद रकम जब्त की गई थी। साथ ही विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से लेकर अब तक अमरावती शहर से जिले में अलग अलग स्थानों पर करीब 13 करोड़ रुपए का माल पुलिस द्वारा पकड़ा जा चुका है, जिसमें नगद रकम सहित बड़े पैमाने पर सोने व चांदी के आभूषणों व सिक्कों का भी समावेश था। हालांकि अधिकांश मामलों में नगद रकम व सोने चांदी के वैध दस्तावेज पेश किए जाने के चलते पुलिस ने जब्त किए गए माल को संबंधितों के हवाले भी कर दिया। पता चला है कि आज शहर में गश्त लगाते हुए घूम रहे शहर पुलिस के स्पेशल स्क्वाड ने सावनपुरा परिसर से EMS नामक कंपनी की कैश वैन को पकड़ा, जिसमें करीब 17 लाख रुपए की नगद रकम रखी हुई थी। इसके साथ ही इसी कंपनी की दूसरी कैश वैन को शाम चौक से पकड़ा गया, जिसमें करीब 2 करोड़ 44 लाख रुपए रखे हुए थे। इन दोनों कैश वाहनों को अपने कब्जे में लेने के बाद स्पेशल स्क्वाड ने सिटी कोतवाली पुलिस थाने में लाकर खड़ा किया। इसी दौरान चौधरी चौक परिसर में गश्त के दौरान शहर पुलिस की विशेष शाखा ने एक बैंक की कैश वैन को पकड़ते हुए वाहन में रखे 50 लाख रुपए नगद को अपने कब्जे में लिया और तीनों मामलों में संबंधित कैश वैन के संचालकों व बैंक प्रबंधनों से इन रकम के बारे में तमाम जरूरी दस्तावेज और सबूत दिखाने कहा गया। पता चला है कि शहर पुलिस के स्पेशल स्क्वाड द्वारा पकड़े गए तीनों वाहन अलग अलग बैंकों के हैं, जिनका कैश वैन के तौर पर प्रयोग किया जा रहा है और इन वाहनों के जरिए बैंक के शाखा कार्यालयों से दूसरे शाखा कार्यालयों अथवा ATM तक कैश लाने ले जाने का काम किया जाता है। मामले की जांच जारी है। वहीं दूसरी ओर गत रोज शहर के बीचों बीच स्थित शाम चौक व मालवीय चौक पर एक कंपनी की 2 कैश वैन से करीब 2 करोड़ 19 लाख रुपए की रकम जब्त किए जाने को लेकर जब कार्रवाई आगे बढ़ी तो और भी चौंकाने वाला खुलासा व नकदी गिरने पर एक वैन में 10 लाख, दूसरी वैन में 22 लाख रुपए की रकम अतिरिक्त पाई गई। फिलहाल यह रकम पुलिस के पास जमा है। 2 करोड़ रुपए की बड़ी रकम यस बैंक की होने के दावे के साथ ही बताया गया कि 46 लाख रुपए की रकम दुकानदारों की है। मामले में जाँच जारी है। विधानसभा चुनाव की भागदौड़ में लगे व जिला भाजपा की कमान संभालने वाले राज्यसभा सांसद अनिल बुंडे ने आज 2 टूक शब्दों में कहा कि अगर मौलाना सज्जाद नोमानी महाविकास आघाड़ी के पक्ष में फतवा जारी करते हैं तब धर्मनिरपेक्षता के लिए कोई खतरा पैदा नहीं होता, लेकिन अगर हम लोग हिंदुत्व की बात कर ले तो ये गलत होता है। यह कहाँ का न्याय है और मौलाना सज्जाद नोमानी द्वारा जारी किए गए फतवे को कट्टर मुस्लिमवाद क्यों नहीं कहा जा रहा। राजापेट परिसर स्थित अपने निवास स्थान पर मीडिया से बात करते हुए सांसद बुंडे ने कड़े सवालों के जवाब दिए और कुछ सवालों पर प्रति प्रश्न भी उपस्थित किए। बता दें कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना सज्जाद नोमानी ने 269 विधानसभा क्षेत्रों में महाविकास आघाड़ी का समर्थन करने को लेकर ऐलान किया है। भारतीय जनता पार्टी के शहराध्यक्ष प्रवीण पोटे द्वारा आज अपने कार्यालय में अपने कुछ पदाधिकारियों के साथ एक पत्रवार्ता बुलाते हुए एक बार फिर भाजपा के बागी प्रत्याशी जगदीश गुप्ता पर हमला बोला गया। 2 पन्नों का पत्र जारी करते हुए प्रवीण पोटे सहित शहर भाजपा के पदाधिकारियों ने जगदीश गुप्ता को भाजपा विरोधी बताते हुए भाजपा को खत्म करने का षड्यंत्र रचने, भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ विरोधी उम्मीदवार को समर्थन देने तथा लोकसभा चुनाव में भी अनंत गुड़े के खिलाफ काम करने जैसे अपने पुराने आरोपों को दोहराया। साथ ही कहा गया कि जगदीश गुप्ता द्वारा भाजपा के पदाधिकारियों को नोटिस भेजने की बात की जा रही है, लेकिन भाजपा के पदाधिकारी इससे डरने वाले नहीं है की 3 दिवसाच्या आत माफी मागा असे मला सांगण्यात आलेलं आहे। माझ्या माहितीनुसार त्यांनी पत्रकार बंधूंनाही त्या नोटीसचे कागद पाठवलेले आहे। त्या नोटीसमध्ये देखील काय लिहिलं आहे मला माहीत नाही। माझे कायदेविषयक जे सल्लागार आहेत ते नोटीस वाचतायत। तुम्ही त्याचा अभ्यास केलेला आहे, मी तर त्याचा अभ्यास केलेला नाही, पण मला फक्त एवढंच माहिती की मला माफी मागायला सांगितलेलं आहे 3 दिवसामध्ये। ती मी मागणार नाही। मी पक्षाचं मत मांडलेलं आहे आणि पक्षाचे सगळे नेते मंडळी या ठिकाणी आहेत। आम्ही सगळेजण एक दिलाने महायुतीचं काम करत आहोत। वहीं इससे पहले राजापेट स्थित भाजपा के शहर कार्यालय में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी द्वारा लगाए गए आरोपों पर पलटवार करते हुए पूर्व मंत्री जगदीश गुप्ता ने खुद पर लगे सभी आरोपों को झूठा व बेबुनियाद बताया और कहा कि भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी द्वारा किए गए इस कृत्य की वजह से उनकी पार्टी व समाज में काफी बदनामी हुई है। अतः कुलकर्णी ने अगले 3 दिन के भीतर एक बार फिर पत्रवार्ता बुलाते हुए उनसे माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा वे शिवराय कुलकर्णी के खिलाफ अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे।
चुनावी अखाड़े में एक दूसरे को कड़ी प्रतिस्पर्धा देने वाले दो प्रतिस्पर्धी उम्मीदवार जब प्रचार के दौरान आमने सामने आ जाते हैं तो एक दूसरे से हस्तांदोलन करते हुए गले मिलते हैं और कभी कभार साथ बैठकर चाय पानी भी कर लेते हैं। लेकिन इस समय बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र में चल रहे चुनाव प्रचार के दौरान एक दूसरे से आमना सामना होने पर महायुति प्रत्याशी रवि राणा ने अपने प्रतिस्पर्धी व निर्दलीय प्रत्याशी नितिन कदम की ओर जब 2 कदम आगे बढ़ाते हुए उन्हें गले लगाने हेतु अपने दोनों हाथ उठाए तो निर्दलीय प्रत्याशी नितिन कदम ने रवि राणा को दूर से ही नमस्कार करते हुए अपना रास्ता पकड़ लिया। साथ ही रवि राणा के साथ गले मिलने से लगभग इनकार कर दिया। ऐसे में दोनों प्रत्याशियों के इस आमने सामने होने वाली घटना को लेकर अच्छी खासी चर्चा चल रही है और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए नितिन कदम का कहना रहा कि जिन लोगों ने बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र का पूरी तरह से सत्यानाश किया, ऐसे लोगों से गले क्या मिलना। साथ ही नितिन कदम ने यह भी कहा कि गले मिलने के नाम पर गले पड़ने वाले लोग आगे चलकर ऐसे फोटो वीडियो का कुछ भी दुरुपयोग कर सकते हैं। यह बात इससे पहले भी साबित हो चुकी है। अतः उन्होंने ऐसे लोगों को दूर से ही नमस्कार करने का निर्णय लिया। गत 12 व 13 नवंबर को अमरावती जिले के 8 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में सरकारी कर्मचारियों का पोस्टल बैलेट वोटिंग 84.60% होने की जानकारी जिला निर्वाचन विभाग द्वारा दी गई है। जिले में 12,472 डाक मतदाताओं में से 10,536 मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट के जरिए वोटिंग किया, वहीं शेष 1,936 मतदाताओं का वोटिंग जारी है। इसके तहत धामनगढ़ रेलवे में 1,316, बडनेरा में 1,430, अमरावती में 2,187, तिवसा में 1,026, दरियापुर में 1,180, मेलघाट में 1,180, अचलपुर में 1,047, मोर्शी में 1,170 डाक मतदाताओं द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग किया गया। अमरावती जिले के 8 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में चुनावी ड्यूटी हेतु तैनात रहने वाले सरकारी कर्मचारियों का 12 व 13 नवंबर को डाक मतदान होने के बाद अब 14 से 16 नवंबर तक 3 दिनों के दौरान 85 वर्ष से अधिक आयु वाले बुजुर्ग मतदाताओं व दिव्यांग मतदाताओं का मतदान घर पहुंचकर लिया जाएगा। जिले में ऐसे 2,862 वरिष्ठ मतदाता हैं जिनका घर बैठे मतदान कराया जाएगा। इस हेतु विधानसभा क्षेत्र निहाय 156 दल गठित किए गए हैं। 55 वर्षों तक देश की अग्रणी कॉटन कंपनी लक्ष्मी कॉटन में सेवा देने पश्चात अपनी संयुक्त घर गृहस्थी भी यथावत व अनुशासन से संभालते 100 वर्षीय रमणीकलाल गंगादास मेहता ने आज श्री कृष्ण पेट के निमानी हॉल के पीछे स्थित अपने निवास स्थान पर घर बैठे मतदान सुविधा का लाभ लिया। साथ ही वे युवाओं को अवश्य मतदान करने का आह्वान भी करते हुए रोल मॉडल के तौर पर नजर आए। आगामी 20 नवंबर को पूरे महाराष्ट्र राज्य में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। जिले के 8 निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की तैयारी जिला निर्वाचन विभाग द्वारा पूरी कर ली गई है, जिसके तहत विधानसभा क्षेत्र निहाय स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीनों को सील कर दिया गया और वहां पर सीआरपीएफ के सशस्त्र जवान तैयार हैं। इन सभी स्ट्रांग रूम से चुनाव के एक दिन पहले यानी 19 नवंबर को चुनावी साहित्य लेकर पोलिंग पार्टियां अपने अपने मतदान केंद्रों की तरफ रवाना होंगी। वहीं मेलघाट निर्वाचन क्षेत्र की 190 पोलिंग पार्टियों को 2 दिन पहले यानी 18 नवंबर को रवाना किया जाएगा। 20 नवंबर को होने वाले मतदान के बाद 23 नवंबर को अमरावती व बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र विद्यापीठ रोड स्थित लोकशाही भवन, तिवसा क्षेत्र हेतु तिवसा तहसील की नई इमारत, मोर्शी के लिए मोर्शी के शिवाजी महाविद्यालय, मेलघाट हेतु धारणी की तहसील कार्यालय की नई इमारत, अचलपुर हेतु परतवाड़ा के कल्याण मंडपम, दरियापुर हेतु दरियापुर कृषि उत्पन्न बाजार समिति व धामनगढ़ रेलवे निर्वाचन क्षेत्र हेतु चांदी रेलवे की ITI कॉलेज की इमारत में मतगणना की जाएगी। अमरावती निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा चुनाव हेतु महाविकास आघाड़ी के तहत कांग्रेस के प्रत्याशी सुनील देशमुख के प्रचार हेतु अंबागेट व परकोट के भीतर भव्य पदयात्रा का आयोजन किया गया। क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता व पूर्व महापौर विलास इंगोले की पहल पर पुराना अमरावती शहर में आयोजित इस महापदयात्रा में क्षेत्र के महिलाओं, पुरुषों व युवाओं ने स्वयं स्फूर्त रूप से हिस्सा लिया और कांग्रेस प्रत्याशी सुनील देशमुख की दावेदारी का समर्थन किया। अमरावती निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा चुनाव हेतु महायुति के अधिकृत प्रत्याशी रहने वाली सुलभा खोड़के का वडाली परिसर में शानदार व जबरदस्त प्रचार हुआ। अजित पवार गुट वाली राकापा की ओर से महायुति की प्रत्याशी रहने वाली सुलभा खोड़के के प्रचार हेतु वडाली परिसर में भाजपा के शहराध्यक्ष प्रवीण पोटे पाटिल की प्रमुख उपस्थिति के बीच भव्य जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई, जिसमें महायुति के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं सहित वडाली परिसर वासियों की शानदार उपस्थिति रही। अमरावती विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी रहने वाले जगदीश गुप्ता के प्रचार हेतु आज सुबह 8 बजे पंचवटी चौक से शहर में भव्य बाइक रैली निकाली गई। शहर के प्रमुख चौक चौराहों से घूमते हुए यह बाइक रैली कॉटन मार्केट स्थित मुख्य प्रचार कार्यालय पर पहुंचकर समाप्त हुई। अमरावती निर्वाचन क्षेत्र से मनसे के प्रत्याशी रहने वाले मंगेश उर्फ पप्पू पाटिल के प्रचार हेतु गतरोज तपोवन परिसर में प्रचार सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें अपने विचार व्यक्त करते हुए मनसे प्रत्याशी पप्पू पाटिल ने कहा कि उनके पास अमरावती शहर के विकास हेतु पूरा रोड मैप तैयार है और अमरावती की जनता द्वारा प्रतिनिधित्व का मौका दिए जाने पर वे अमरावती के सर्वांगीण व समग्र विकास की संकल्पना को साकार करके दिखाएंगे। इस जनसभा में तपोवन परिसर के विभिन्न रिहायशी इलाकों से वास्ता रखने वाले अनेकों नागरिक उपस्थित थे। अमरावती निर्वाचन क्षेत्र से मनसे के प्रत्याशी रहने वाले मंगेश उर्फ पप्पू पाटिल की दावेदारी को काली माता शक्तिपीठ के पीठाधीश शक्ति महाराज द्वारा समर्थन घोषित किया गया है, जिसे चुनाव के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे तुषार भारती द्वारा इस निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक हिस्से में अपना तूफानी प्रचार किया जा रहा है। साथ ही उनकी दावेदारी को युवाओं की ओर से जबरदस्त प्रतिसाद भी मिल रहा है। निर्दलीय प्रत्याशी तुषार भारती द्वारा वडरपुरा, पंचशील नगर व कुमारपाड़ा परिसर में पदयात्रा करते हुए नागरिकों से समर्थन मांगा गया और उनकी दावेदारी का क्षेत्र के नागरिकों ने जमकर समर्थन भी किया।
बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी रहने वाले संकल्प शेतकरी संगठन के अध्यक्ष नितिन कदम की इस समय बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र में हर ओर अच्छी खासी धूम दिखाई दे रही है। साथ ही नितिन कदम की दावेदारी को क्षेत्र के मतदाताओं की ओर से जमकर प्रतिसाद भी मिल रहा है और निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न प्रभागों में निर्दलीय प्रत्याशी कदम की प्रचार रैलियां भी धड़ाकेबाज साबित हो रही हैं। बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर विधानसभा का चुनाव लड़ रही प्रीति बंड के प्रचार हेतु गत रोज पार्वती नगर नंबर 1 स्थित हनुमान मंदिर के मैदान में प्रचार सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें परिसर के नागरिकों की ओर से जबरदस्त प्रतिसाद मिला। साथ ही परिसर के युवाओं ने प्रीति बंड के प्रचार हेतु महज 10 मिनट के भीतर आपसी सहयोग करते हुए 51,000 रुपए की सहयोग राशि जमा की, जिसे प्रचार सभा के दौरान प्रदान किया गया। यह देखकर प्रीति बंड काफी हद तक भाव विभोर भी हो गई थी। तिवसा निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा चुनाव हेतु महाविकास आघाड़ी के तहत कांग्रेस प्रत्याशी रहने वाली यशोमती ठाकुर द्वारा अपने प्रचार हेतु तिवसा निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न ग्रामीण इलाकों में पदयात्राएं करते हुए अपना चुनाव प्रचार किया जा रहा है। साथ ही तिवसा निर्वाचन क्षेत्र के गांव-गांव में कांग्रेस प्रत्याशी यशोमती ठाकुर की पदयात्राओं को शानदार प्रतिसाद भी मिल रहा है। तिवसा निर्वाचन क्षेत्र से महायुति के तहत भाजपा प्रत्याशी रहने वाले राजेश वानखड़े द्वारा अपने प्रचार हेतु तिवसा निर्वाचन क्षेत्र के गांव-गांव में पदयात्राएं व प्रचार सभाएं की जा रही हैं, जिसके तहत भाजपा प्रत्याशी राजेश वानखड़े ने अमरावती तहसील अंतर्गत आने वाले विभिन्न ग्रामीण इलाकों का दौरा किया। साथ ही उन्होंने दावा किया कि इस बार तिवसा निर्वाचन क्षेत्र में परिवारवाद हारेगा, परिवर्तन होगा और जनता की आवाज जीतेगी। विधानसभा चुनाव हेतु धामनगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से महायुति के तहत भाजपा प्रत्याशी रहने वाले प्रताप अड़सड़ द्वारा इन दिनों निर्वाचन क्षेत्र के गांव-गांव में घूमकर अपना चुनाव प्रचार किया जा रहा है। साथ ही उनकी दावेदारी को क्षेत्र के मतदाताओं व नागरिकों की ओर से जमकर प्रतिसाद भी मिल रहा है। इसके साथ ही भाजपा प्रत्याशी प्रताप अड़सड़ की अर्धांगिनी कृष्णा अड़सड़ भी अब महिलाओं को साथ लेकर चुनाव प्रचार हेतु मैदान में उतर आई है। धामनगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रत्याशी रहने वाले नीलेश विश्वकर्मा के प्रचार हेतु आयोजित सभा को संबोधित करने ख्यातनाम सिने अभिनेता भारत गणेश पुरे ने नांदगांव खंडेश्वर तहसील के मंगरूल चवाला वाडोना रामनाथ लोनी टाकली में प्रचार दौरा किया और क्षेत्र के मतदाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वोट एक दोधारी तलवार होती है, जिसका बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करते हुए अच्छे व सच्चे उम्मीदवार को मतदान करना चाहिए। आदिवासी बहुल मेलघाट निर्वाचन क्षेत्र से प्रहार जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार पटेल के प्रचार व समर्थन हेतु अब क्षेत्र के आदिवासी युवा स्वयंस्फूर्त रूप से बड़े पैमाने पर मैदान में उतर आए हैं और निर्वाचन क्षेत्र के गांव-गांव में घूमकर प्रहार प्रत्याशी राजकुमार पटेल का प्रचार कर रहे हैं। प्रहार प्रत्याशी राजकुमार पटेल के समर्थन हेतु मैदान में उतरे क्षेत्र के आदिवासी युवाओं का नेतृत्व धारणी फसल मंडी के सभापति रोहित पटेल द्वारा किया जा रहा है। मुर्शीवरुण निर्वाचन क्षेत्र से शरद पवार गुट वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रहने वाले गिरीश खराले के प्रचार हेतु राकापा नेत्री व सांसद सुप्रिया सुले का गत रोज मुर्शी निर्वाचन क्षेत्र में दौरा हुआ, जहां पर आयोजित सभा में अपने विचार व्यक्त करते हुए सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि राज्य में महाविकास आघाड़ी की सरकार आने पर महालक्ष्मी योजना पर अमल करते हुए महिलाओं को 3,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। साथ ही कृषि माल को गारंटी भाव देकर कपास को 10,000 रुपए व सोयाबीन को 7,000 रुपए प्रति क्विंटल के दाम दिए जाएंगे। अब की बार मुस्लिम आमदार के नारे को मजबूत करने के लिए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के उम्मीदवार हाजी इरफान खान को वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की अमरावती यूनिट ने अपना खुला समर्थन दिया है। साथ ही इस चुनाव में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं की पूरी टीम खुलकर हाजी इरफान का काम कर रही है। इसके साथ ही अब की बार मुस्लिम आमदार का नारा बुलंद करते हुए निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नारियल चुनाव चिन्ह लेकर चुनावी अखाड़े में उतरने वाले मौलाना रहमत नदवी ने आज एक पत्रवार्ता बुलाते हुए अपनी दावेदारी पीछे लेकर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के अधिकृत प्रत्याशी हाजी इरफान खान को अपना समर्थन घोषित किया है, जिसके चलते हाजी इरफान खान का मुस्लिम बहुल इलाकों में पलड़ा भारी होता नजर आ रहा है। महाराष्ट्र राज्य ओबीसी संघर्ष समिति के राज्याध्यक्ष संजय मापले द्वारा यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में कहा गया कि ओबीसी संघर्ष समिति ने अमरावती जिले के सभी महाविकास आघाड़ी प्रत्याशियों को खुला समर्थन देने का निर्णय लिया है और ओबीसी संघर्ष समिति के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता जिले के 8 निर्वाचन क्षेत्रों में महाविकास आघाड़ी के प्रत्याशियों के पक्ष में काम करेंगे। माजी मंत्री आणि ओबीसी नेते सुधाकरराव गणगणे यांच्या नेतृत्वातील महाराष्ट्र राज्य ओबीसी संघर्ष समितीची एक बैठक राज्यस्तरीय बैठक नुकतीच संपन्न झाली आणि या झालेल्या सभेमध्ये महाराष्ट्र राज्यातील महाविकास आघाडीमध्ये असलेले घटक पक्ष उभाटा, शिवसेना, शरदचंद्र पवार साहेबांची राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांना पाठिंबा देण्याची घोषणा राज्यस्तरीय झालेल्या सभेमध्ये करण्यात आली। विधानसभा चुनाव के चलते आजाद समाज पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी अलीम पटेल के समर्थन हेतु पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद का लालखड़ी से इरविन चौक के बीच भव्य रोड शो हुआ, जिसमें जनता का भारी समर्थन व हुजूम उमड़ा। चंद्रशेखर आजाद व अलीम पटेल का यह रोड शो शहर के राजनीतिक समीकरण को बदलने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
विधानसभा का चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के खर्च पर देखरेख करने हेतु निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त खर्च निरीक्षक ने उम्मीदवारों के लेखा जोखा की जांच करने के लिए 3 तारीखें तय की है। इसके तहत जिन उम्मीदवारों द्वारा अपना खर्च प्रस्तुत नहीं किया गया, ऐसे बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के 4 उम्मीदवारों को नोटिस देकर उन्हें खर्च प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। जागरण मित्र परिवार द्वारा आज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में कहा गया कि एक ओर तो निर्वाचन आयोग द्वारा निष्पक्ष व भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न कराने की बात कही जाती है, दूसरी ओर मतदान हेतु लगाई जाने वाली इलेक्शन ड्यूटी में सिंचाई व सड़क घोटाले के तहत आरोपित रहने वाले भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। ये दोनों बातें परस्पर विरोधी है, जिनकी ओर निर्वाचन विभाग द्वारा बार बार पत्राचार करने के बावजूद कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। ऐसे में चुनावों की निष्पक्षता पर सवालिया निशान लगते दिखाई दे रहे हैं। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मंटू कुमार पटेल का केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की ओर से भव्य स्वागत किया गया। मंटू कुमार पटेल चुनाव जनजागृति अभियान के तहत शहर में आए थे, जिनके स्वागत हेतु महावीर प्लाजा स्थित दवा बाजार में स्वागत समारोह आयोजित किया गया था। आगामी बुधवार 20 नवंबर को होने जा रहे राज्य विधानसभा के चुनाव हेतु जिले में 6000 पुलिस अधिकारी व कर्मचारी मुस्तैद किए गए हैं। साथ ही सीआरपीएफ से लेकर महाराष्ट्र और पंजाब रिजर्व पुलिस की प्लाटून भी बुलाई गई है। अमरावती जिले के 8 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में लगभग 2500 बूथों पर मतदान होना है। ऐसे में वोटिंग शांतिपूर्ण व व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने की जिम्मेदारी पुलिस महकमे को दी गई है। संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए शुरू आह्वान शिविर में जहां एक और छात्र छात्राओं को आपदा प्रबंधन के गुर सिखाए जा रहे हैं, वहीं उपकुलपति व कुलगुरु मिलिंद बारहाते ने खुद 50 फीट ऊंची इमारत से रैपलिंग करते हुए विद्यार्थियों को साहसी बचाव कार्य हेतु प्रेरित किया। दूसरा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रहने वाली यशोमती ठाकुर का एक फेक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया साइट व्हाट्सएप के जरिए वायरल किया जा रहा है, जिसमें यशोमती ठाकुर द्वारा विगत 7 नवंबर को वलगांव में दिए गए भाषण के अंशों को काट छाट कर एडिट करते हुए बेहद आपत्तिजनक वीडियो बनाया गया है। इसे लेकर मिली शिकायत के आधार पर शहर पुलिस की साइबर सेल ने एक मोबाइल धारक व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करते हुए जाँच शुरू की। नामनगढ़ रेलवे तहसील के मंगरूल दसगिर थाना अंतर्गत पिंपलखुटा बड़ा गांव में कल आधी रात के बाद एक भयानक घटना हुई, जिसमें एक युवक व उसकी मां को कथित रूप से जिंदा जला दिया गया। इस घटना में मां की मौत हो गई, जबकि उसका बेटा बुरी तरह झुलसा हुआ है। साथ ही आरोपी ने खुद भी जहर गटक लिया, जिसकी हालत गंभीर है। ऐसे में बुरी तरह झुलसे युवक सहित आरोपी का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। इस घटना को लेकर तहसील में कई तरह की चर्चाएं सुनने को मिल रही है। वहीं अपुष्ट खबर के मुताबिक अनैतिक संबंधों की वजह से यह भयानक वारदात हुई है। दरियापुर तहसील के येवदा थाना क्षेत्र के भामद गांव में रामकृष्ण कात्रे नामक 60 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति को उसके ही बेटे अतुल कात्रे ने मौत के घाट उतार दिया। जांच पड़ताल में मामला उजागर होने के बाद पुलिस ने आरोपी बेटे अतुल कात्रे को गिरफ्तार किया है। मोर्शी शहर के गुजरी बाजार परिसर में रहने वाली 58 वर्षीय महिला ने मालू नदी के पुल से कूदकर खुदकुशी कर ली। मृतक महिला का नाम कीर्ति सदातपुरे बताया गया है। यह घटना बुधवार 13 नवंबर को सुबह घटित हुई। गाड़गनगर थाना क्षेत्र में शहर पुलिस के विशेष पथक ने पेट्रोलिंग के दौरान दुपहिया सवार युवक को संदेह होने पर रोककर पूछताछ की, साथ ही दुपहिया वाहन की तलाशी ली तो वाहन की डिक्की में अलग अलग कंपनियों की विदेशी शराब की बोतलें मिली, जिनकी कीमत 18,000 रुपए आंकी गई। ऐसे में दक्षपाल नामक युवक के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया। इसके साथ ही राजापेट पुलिस के दल ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक महंगी कार से बड़े पैमाने पर विदेशी शराब सहित कुल 7,028 लाख रुपए का माल जब्त किया। पकड़े गए आरोपी का नाम वडाली परिसर निवासी करण जाधव बताया गया है।